कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मिली है सजाए मौत। कतर की अदालत ने कल सजा सुनाई है और इससे भारत सख्ते में आ गया और कूटनीतिक रूप से भारत क्या कदम रखेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ये 8 पूर्व नौसैनिक वहां एक ओमान की कंपनी में काम कर रहे थे। वहां की नौसेना को ट्रेन करने के साथ साथ कई मामलों में कंपनी अपना काम कर रही थी। इटालियन सबमरीन्स की कुछ डील हुई थी, उसमें भी वहां के लोगों को ट्रेन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि कतर जैसा देश जिसने पिछले साल इनको गिरफ्तार किया था, भारत ने एक स्टैंड लिया था कि ये दोषी नहीं है। भारत सरकार अब भी बोल रही है कि वो दोषी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत जो भी विकल्प है अब उन पर विचार करेगी। कल विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया। लेकिन विकल्प अब क्या बचते हैं? अदालत ने तो उनको दोषी ठहरा दिया है। लेकिन एकाएक, पहले इस पर नजर डालने वाली बात होगी, एकाएक ये फैसला क्यों आया? पिछले कुछ दिनों में भारत की ताकत दुनिया भर में मजबूत हुई है। G20 में जो घोषणा पत्र नहीं आना था रूस के चलते, वो प्रधानमंत्री मोदी की पहल से तमाम देशों से बात करने पर वो घोषणा पत्र आया। अगर हमास और इजराइल की लड़ाई देखें तो भारत ने इजराइल का साथ दिया था। ऐसे में कतर, जिसके भारत के साथ कभी बहुत सुमधुर संबंध नहीं रहे हैं, हाँ दुश्मनी के संबंध भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक मधुर संबंध ओमान के साथ, बाकी जो देशों के साथ हैं, सऊदी अरब के साथ हैं, बहरीन के साथ हैं, बाकी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हैं, इन तमाम देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं, उस तरह के संबंध ओमान से नहीं है। लेकिन ऐसे में तुर्की का काफी इन्फ्लुएंस होता है कतर की राजनीति पर। पाकिस्तान बहुत ज्यादा घुस नहीं पाया है, लेकिन जो भारत सरकार के सूत्र बताते हैं कि अगर पाकिस्तान का भी इस मुद्दे पर आग लगाने में काफी बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि वो भारत के बढ़ते जो कतर में बढ़ते जो इन्फ्लुएंस है, उससे काफी परेशान पाकिस्तान भी था। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, भारत की बढ़ती ताकत है, इन सब तमाम चीजों का योगदान रहा है एकाएक इन 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाने में। क्योंकि मुझे लगता है सरकार को भी उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि अगर एक आध 2 लोगों को सजा सुनाई गई तो बाकी लोगों को भी बख्श दिया जाएगा और इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई जाएगी। लेकिन अब लड़ाई कहां आती है? अब कूटनीतिक लड़ाई है। अब इन लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? ये बात होता है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनके अनुमान बने विदेश मंत्री जयशंकर तमाम बैक चैनल डिप्लोमेसी में लग गए होंगे, तमाम उन मित्र देशों से बात कर रहे होंगे जिनके कतार से अच्छे संबंध हैं। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। लेकिन इतना तो तय है कि भारत सरकार खाली हाथ नहीं बैठ रही है और जिन देशों से, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां हमारे अच्छे संबंध हैं, उनके साथ भारत कतर को मनाने की कोशिश कर रहा है। बैक चैनल संपर्क हर देश खुला रखता है अपना बातचीत करने को। लेकिन कैसे मिल सकती है राहत? इसमें यह है कि अगर एक अदालत ने फैसला सुनाया तो ऊपरी अदालत में जाएंगे तो कम से कम कतर और मिडिल ईस्ट के देशों में यह सजाए मौत की सजा बदलती नहीं है, उसकी मुश्किल है। लेकिन एक ऑप्शन होता है कि वो आप आगे अदालत में जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन कि कतर के अमीर जो हैं वो माफी दे। और माफीनामा कब आता है? माफीनामा एक बार आता है रमजान के मौके पर, और दूसरा मौका आता है जब कतर का राष्ट्रीय दिवस हो, और वो राष्ट्रीय दिवस 18 दिसंबर को आने वाला है। तो 18 दिसंबर और अभी में मुझे लगता है कि जो 2 महीने का अंतर है, इस बीच भारत लगातार अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी रखेगा। लेकिन भारत के लिए सोचने का विषय है कि एकाएक इन 8 लोगों को सजा कतर की अदालत ने क्यों सुनाई, इतनी जल्दी क्या थी? इस पर भी भारत सरकार लगातार सोच रही है। लेकिन ट्रैक 2 यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है और सरकार ने भी कहा कि सारे विकल्प खुले हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए अगर इतने विमान युद्ध क्षेत्र से निकाल सकती हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपने इन नौसैनिकों को वहां इस खतरे से बाहर निकालकर भारत लाने में।